उनकी बीवी का नाखून तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो मुकम्मल पर्दे में रहती थी और औरतों के पोशीदा अमराज का इलाज भी किया करती थी। यूँ बशीर साहब की बेगम को ही मैं पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देता था। मेरी बीवी भी बांझ थी। सोचा बशीर साहब की बेगम से ही उसका इलाज करवा दूं, मगर उस वक्त मुझे बहुत हैरत होती जब उनकी बेगम मेरे दरवाजे पर उतरती तो मुझे डबल तनख्वाह देकर जाती। मैं बशीर साहब को बताता तो उल्टा वो भी मुझे नोट पकड़ा देते और कहते, खुश रहो, ज़्यादा सोचने से तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक दिन मेरी नज़र बशीर साहब के जूतों पर पड़ी तो पसीने छूट पड़े, क्योंकि आज तो उनकी बेगम ने भी यही मट्टी वाले जूते पहन रखे थे। मुझे शक हो गया। यूँ जब उनकी बेगम मेरे घर में गई तो मैं भी चुपके से घर के अंदर ही चारपाई के पीछे छुप गया। जो ही उनकी बेगम ने चेहरे से पर्दा हटाया तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे लिए बहुत एहसास की बात थी कि बशीर साहब ने मुझे अपनी बीवी के लिए ड्राइवर रख लिया था। मैं अभी 2 हफ्ते पहले ही उनके घर काम के लिए आया था। उन्होंने पहले तो मुझे माली रखा था, मगर जब मेरी चाल ढाल देखी तो शायद उनको ऐसा लगा कि मैं भरोसे के काबिल हूँ, इसीलिए उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी उतार कर मुझे दे दी थी। बशीर साहब कहने लगे, अहमद, मैं कई सालों से अपनी बेगम को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रहा हूँ। मैं अब थक गया। कभी कभी तो बेगम को दिन में 4-4 बार भी बाहर लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में मुझे अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी के ड्राइवर बन जाओ। मैं तुम्हें माकूल तनख्वाह भी दूंगा। अब भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैं झट से राज़ी हो गया। मैं बोला, साहब जी, आपकी बीवी कहाँ जाती है? वो बोले, मेरी बीवी औरतों के पोशीदा अमराज का इलाज करती है। औरतें यहाँ आकर अपना इलाज करवाने की निस्बत ये ज़्यादा पसंद करती है कि मेरी बीवी उनके घर जाकर उनका इलाज करे। मैं उनकी बात सुनकर चुप कर गया था। अब मेरी ड्यूटी एक ड्राइवर के तौर पर लग चुकी थी। शाम में बशीर साहब मेरे पास आए और कहने लगे, तैयार हो जाओ, तुमने आधे घंटे तक मेरी बीवी को लेकर निकलना है। वो साथ वाले गाँव जाएंगे। बशीर साहब ने एक पर्ची मुझे थमा दी थी जिस पर उस गाँव का पता लिखा हुआ था। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली। थोड़ी देर बाद ही बशीर साहब की अहलिया गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। मुझे बशीर साहब ने सख्ती से कह रखा था कि मैं रास्ते में उनकी बीवी से बात करने की कोशिश न करूं, कैसी भी मजबूरी हो, मगर मैं उनको मुखातिब न करूं, क्योंकि वो सख्त किस्म का पर्दा करती थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैंने गाड़ी को पर्ची पर लिखे हुए रास्ते पर डाल दिया था। रास्ता खामोशी से कटने लगा। तब मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। उस एहसास के तहत मैंने बैकव्यू मिरर में देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि बशीर साहब की अहलिया मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैं एकदम से कन्फ्यूज़ हो गया था। मैं सोचने लगा कि ये कैसा पर्दा हुआ। खुद को तो ढककर रखो, मगर सामने बैठे मर्द को घूरने लगो। इस्लाम में तो आँख के भी पर्दे की ताकीद की गई है। खैर, सारा रास्ता यूं ही कट गया था। मंजिल पर पहुंचकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया तो नजमा जी सामने बने घर में दाखिल हो चुकी थी। उनके जाते ही घर के सारे मर्द घर से निकलकर बाहर आ गए थे। मैं हैरान हुआ था, इसीलिए एक मर्द को मुखातिब किया और बोला, आप सब बाहर क्यों आ गए? वो कहने लगा, बशीर साहब ने बहुत ताकीद की थी कि मेरी बीवी बहुत सख्त पर्दा करती है, इसीलिए जिस औरत ने इलाज करवाना है उसके सिवा कोई भी घर में ना हो, तभी मेरी बीवी मर्ज को पकड़ पाएगी। मुझे उनकी ये वजह काफ़ी अजीब लगी थी, मगर मैं चुप कर गया था, क्योंकि हर इंसान का अपना तरीका इलाज होता है। तकरीबन 1 घंटे बाद जब नजमा जी वापस आकर गाड़ी में बैठी तो वो मुझे बहुत खुश लग रही थी। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली तो नजमा जी ने पीछे से एक नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने देखा वो 1000 रुपये का नोट था। चूँकि बशीर साहब ने मुझे महीने की तनख्वाह पर रखा था, इसीलिए ये मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं उनकी बीवी से पैसे लूँ। मैं बोला, नहीं, आप ये पैसे अपने पास रखें। बशीर साहब मुझे माकूल तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन उसने पैसे पीछे नहीं किए। मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं कब तक इनकार कर सकता था भला? इसीलिए मैंने चुपचाप 1000 का नोट थाम लिया था। मैं नजमा जी को घर ले गया था। अब मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब बशीर साहब बाहर आएंगे तो मैं उन्हें ये बता सकूं कि आपकी बीवी ने मुझे 1000 रुपये दे दिए। ये बताना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि अगर कल को बात निकलती तो मुझ पर भी इल्ज़ाम लग सकता था कि मैं लालची हूँ और 2-2 तनख्वाहें बटो रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ही बशीर साहब भी बाहर आ गए थे। वो कहने लगे, सब खैर रही? मैंने सर हिला दिया और बोला, आपकी अहलिया ने मुझे 1000 का नोट दिया है। बशीर साहब मुस्कुरा दिए और बोले, मुकाबला तो सख्त हो गया है। फिर उन्होंने अपनी जेब में से 2000 निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिए और बोले, ये लो, ये मुकाबला मैं जीत गया हूँ, खुश रहो। मैं हैरान था, कोई इतना दरिया दिल भी हो सकता है क्या? मैं घर जाते हुए गोश्त ले गया था। कई दिन हो गए थे मेरी बीवी मुझसे गोश्त का सवाल कर रही थी, मगर मेरे पास अभी गुंजाइश ही नहीं थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी बहुत खुश हुई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अहमद, दिन कैसा गुजरा? मैं हंस दिया था और बोला, आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। 3000 की दिहाड़ी लग गई है। मेरी बीवी हैरान रह गई और बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बोला, आसिया, मैं आज नजमा जी को दूसरे गाँव लेकर गया था जहाँ वो किसी औरत का इलाज करने गई थी। उन्होंने भी मुझे 1000 रुपये थमा दिए और उनके शौहर ने तो 2000 दे दिए। मेरी बीवी के चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। वो कहने लगी, ये 3000 मुझे दे दो। मैं हैरान रह गया था, क्योंकि इससे कबल मेरी बीवी ने कभी भी मुझसे पैसों का तकाजा नहीं किया था। मैं बोला, आसिया, तुमने इन पैसों का क्या करना है? वो कहने लगी, अहमद, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मालकिन मेरा भी इलाज कर दे। हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, मगर मैं अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। याद है ना, आपकी वालदा मुझे बांझ कहा करती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मालकिन मेरा इलाज कर देगी तो मैं हामला हो जाऊँगी। मैं बोला, तुम फिक्र न करो आसिया, मैं बात करूँगा उनसे, तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। वो खुश हो गई थी। अगले दिन मैं जैसे ही काम पर गया, मैंने बशीर साहब से इस मुतालिक बात की थी। मैं बोला, साहब जी, मेरी बीवी बांझ है। मैं चाहता हूँ कि नजमा जी मेरी बीवी का इलाज कर दें। मेरी बात सुनकर बशीर साहब मुस्कुरा दिए थे। वो बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं नजमा से कह दूँगा, लेकिन अभी तो कुछ दिन वो बहुत मसरूफ़ है।
मैंने सर हिला दिया था। बशीर साहब मुझे पर्ची पर पता लिख कर दे गए थे। मैं गाड़ी में बैठा नजमा जी का इंतजार कर रहा था। वो मुझे गाड़ी की जानिब बढ़ती हुई नजर आई तो मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर मुअद्दिब सा खड़ा हो गया था। वो गाड़ी में बैठ चुकी थी तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं गाड़ी स्टार्ट ही करने लगा था तो ख्याल आया कि चाबी तो बशीर साहब से ली ही नहीं। मैंने जल्दी से घरेलू मुलाजमा को बुलाया और बोला, जाओ जल्दी से बशीर साहब को बुला कर लाओ। वो मुलाजमा तो एकदम से परेशान हो गई और बोली, वो तो घर पर नहीं है, अभी अभी कहीं बाहर गए हैं। मुझे उस मुलाजमा के झूठ पर बहुत गुस्सा आया था। मैं बोला, मैं कब से यहीं पर खड़ा हूँ, वो बाहर नहीं गए, जाओ उनको बुलवा कर लाओ, मैंने उनसे गाड़ी की चाबी लेनी है। वो मुलाजमा बोली, बशीर साहब सो चुके हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। मुझे उस मुलाजमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने क्यों वो झूठ बोल रही थी। इतनी देर में नजमा जी गाड़ी से निकलकर लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। मैं बेतहाशा परेशान हो गया था। इस तरह तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी। मुलाजमा भी अंदर की जानिब चली गई थी। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए थे। लाउंज में से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। मैं बेहद परेशान हो चुका था। तब कहीं जाकर मुझे बशीर साहब अपनी जानिब बढ़ते हुए नजर आए थे। मेरी सांस में सांस आ गया था, मगर मैं जानता था कि वो मेरी क्लास लेने वाले हैं। मैं बोला, बशीर साहब मैं माजरत चाहता हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, नहीं नहीं यार, गलती मेरी ही थी, मैं ही चाबी देना भूल गया था। इतना कहकर वो घर के जाने पड़ गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद नजमा जी बाहर आई थी। मैं जान गया था कि नजमा जी ने ही उन्हें मेरे पास भेजा था, तभी तो वो अंदर गई थी। आज एक दूसरे गांव में जाना था। वापसी पर मुझे काफ़ी देर हो गई थी। कल की तरह नजमा जी ने मुझे आज भी पैसे दे दिए थे और उनके शौहर ने भी। यूँ ही मुझे बशीर साहब के घर काम करते करते 1 महीना हो गया था, मगर नजमा जी एक बार भी मेरी बीवी को चेक करने नहीं आई थी। उधर आसिया ने मेरा दिमाग खा लिया था। उसकी एक ही जिद थी कि मैं किसी भी तरह जल्दी से नजमा जी को अपने घर ले आऊँ। मैं बशीर साहब से तो ये बात कई बार कर चुका था, मगर उन्होंने मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया था। नजमा जी से बात करने की मुझे इजाज़त न थी। मैं चाहता था कि कभी बशीर साहब अपनी बीवी को गाड़ी तक ड्रॉप करने आए तो मैं बशीर साहब से ये बात कह दूँ कि नजमा जी से वक्त ले लें ताकि वो मेरी बीवी को चेक कर ले। इस तरह नजमा जी तक मेरा पैगाम खुद ब खुद पहुँच जाना था। मगर 1 माह हो गया था। बशीर साहब ने कभी ये जहमत ही नहीं की थी कि वो अपनी बीवी को गाड़ी तक ड्रॉप करने आ जाते। वो नजमा जी के आने से पहले मेरे पास आते और पता समझा जाते। फिर जब हम घर वापस पहुँचते तो नजमा जी जब लाउंज में चली जाती तब वो मेरे पास आते और सफ़र का अहवाल पूछते। मुझे तो अब ये लगने लगा था कि शायद इन मियाँ बीवी की आपस में बनती ही नहीं है। लेकिन आसिया ने मुझे इस कदर तंग कर रखा था कि मैंने एक दिन बशीर साहब के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोला, आप मेहरबानी फरमाकर नजमा जी को मेरे घर भेज दें या फिर मेरे लिए यहीं पर रहने का कोई इंतज़ाम कर दें, क्योंकि मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है। वो मुस्कुराने लगे और बोले, फिक्र न करो, मैं नजमा से बात करता हूँ। मैं मुस्कुरा दिया था। जब वो जाने लगे तो मेरी नज़र उनके जूतों पर पड़ी थी। बशीर साहब के जूते मिट्टी से अटे हुए थे। यूँ लगता था कि न जाने वो कितनी दूर से पैदल चलकर आए हैं। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद नजमा जी मुझे नजर आई थी। वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकला और उनके लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मगर तभी मेरी नज़र नजमा जी के जूतों पर पड़ी थी। मैं दंग रह गया था। उन्होंने वही मिट्टी से अटे हुए जूते पहन रखे थे जो बशीर साहब ने पहने हुए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। न जाने क्या माजरा था। मुझे अब सब कुछ ही मशकूक लगने लगा था। नजमा जी गाड़ी में बैठ चुकी थी, जबकि मेरी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूम रहे थे जो इस वाक़े को मज़ीद पुरस्कार बना रहे थे। क्या बशीर साहब लोगों को पैसे की लालच में धोखा देते आए हैं? उन्होंने मुझे भी हर रोज़ पैसे दिए, शायद इसीलिए ताकि मेरा जहन किसी और तरफ ना जा सके। बशीर साहब की अहलिया के मुतालिक ये मशहूर था कि आज तक किसी ने उनके नाखून तक को नहीं देखा। चले ये तो मैं मान सकता था कि वो बहुत सख्त पर्दा करती थी, मगर आवाज़ का पर्दा? उन्होंने तो आज तक मुझे कभी अपनी आवाज़ भी नहीं सुनाई थी। मैंने दोनों मियाँ बीवी को कभी भी एक साथ नहीं देखा था, और आज रही सही कसर जूतों ने पूरी कर दी थी। दोनों मियाँ बीवी एक ही जूते कैसे पहन सकते थे? मर्द और औरत के पाँव के साइज़ में अच्छा खासा फ़र्क होता है। यही बातें सोचता सोचता मैं उनको मंजिल तक ले गया था। आज वो जिस घर में गई थी उस घर में से भी सारे मर्द बाहर निकल आए थे। ये भी नजमा की अनोखी मंतक थी। जब वो गाड़ी में गैर महरम के साथ सफ़र कर सकती थी तो फिर घर से सारे मर्दों को निकालने का क्या मकसद था? खैर 1 घंटे बाद वो घर से बाहर निकल आई थी। उन्होंने मुझे आज भी 1000 का नोट थमा दिया था। जब वो मुझे नोट थमा रही थी तो उस वक्त मैं बोला, नजमा जी मेरी बीवी बांझ है, आज आप मेरे घर तशरीफ़ ले आएँ। वो मुझसे ज़िद करती है कि उसका चेकअप आप ही करें। मैं जानबूझकर बातों को तूल दे रहा था, मगर उन्होंने सर हिला दिया और गाड़ी में बैठ गई थी। मैं बैक व्यू मिरर से उनकी जानिब देख रहा था। उन्होंने फ़ौरन से आंखें झुका दी थी। फिर वो बोली, मुझे अपने घर ले चलो। अजीब सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी, जैसे उन्होंने अपनी आवाज़ बदलने की कोशिश की हो, मगर वो ऐसा क्यों करेंगी? ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन गया था। आज तो मुझे अपना आप ही एक मुजरिम लग रहा था कि कहीं मैं तो पैसे की लालच में आकर किसी गलत इंसान का साथ तो नहीं दे रहा। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में मैं अपने लिए जहन्नुम का ईंधन तैयार कर रहा हूँ। मैंने सोच लिया था कि आज तो हर हाल में मैंने ये सब बेनकाब करके ही रहना है। मैंने गाड़ी अपने घर के जाने मोड़ दी थी। मैं गाड़ी से उतरने से पहले ही बोला, नजमा जी आप यहीं पर बैठे, मैं अपनी बीवी के भाइयों को घर के पिछले दरवाजे से बाहर भेज दूँ। उन्होंने सर हिला दिया था। मैं गाड़ी से निकलकर घर में आ गया था। घर में मेरी बीवी बैठी हुई थी। वो मुझे देखकर उदास हो गई और बोली, अहमद आप आज भी नजमा जी को नहीं लाए ना? मैं बोला, ले आया हूँ। वो एकदम पुरजोश हो गई थी। कहने लगी, कहाँ है वो? मैं बोला, आसिया मेरी बात गौर से सुनो, नजमा जी गाड़ी में बैठी है, तुम उनको गाड़ी से जाकर ले आओ और उनसे कहना कि मेरा शौहर मेरे भाइयों के साथ घर से बाहर चला गया है।
आसिया हैरत से बोली, अहमद लेकिन मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। मैं गुस्से से बोला, जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो। वो मान गई तो मैं छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। आसिया जैसे ही घर से बाहर निकली, मैं जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर कमरे में चारपाई के पीछे जा चुका था। थोड़ी देर बाद ही मेरी बीवी और नजमा जी घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी बीवी तो उनके सामने बिछी चली जा रही थी। तब मेरी बीवी बोली, घर में कोई भी नहीं है, आप ये बुर्का उतार लें। तभी बशीर साहब की अहलिया ने अपने चेहरे से नकाब उतार लिया था। मेरी बीवी चीख कर 2 कदम पीछे हटी थी, जबकि मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मेरा शक। ये उन दिनों की बात है जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। हम 3 बहन भाई थे, मुझसे बड़ी 2 बहनें थीं और एक मैं छोटा भाई था। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने उनके कमरे को ताला लगा दिया था, क्योंकि अब्बू को टीबी का मसला था। उन दिनों टीबी काबिल इलाज नहीं था। मैं 17 बरस का था। घर में भूख नाचने लगी थी। अम्मी ने चचा से पैसे कर्ज लेकर मुझे दुबई भेज दिया था। मैं दुबई में काम कर रहा था जब एक दिन अम्मी का फ़ोन आया। वो बेतहाशा रो रही थी। कहने लगी, अहमद तुम्हारी बहन सानिया का भी इंतकाल हो गया है। उसे भी टीबी का मर्ज लाक हो गया था, लेकिन हमें इल्म भी नहीं हो सका। हमने उस बेचारी का इलाज भी नहीं करवाया और वो मर गई। अम्मी ने जब ये खबर मुझे दी तो मैं खून के आंसू रोने लगा था। मैंने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया था। मैं तो अपनी दोनों बहनों का जहेज जोड़ रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मगर अम्मी ने मुझे सख्ती से रोक दिया कि जाने वाली तो चली गई है, तुमने यहाँ आकर क्या करना है? फातिहा ही पढ़नी है, उधर से ही पढ़ दो। मैंने नया घर तामीर करवाया, अम्मी को हज भी करवा दिया। फिर मैं इतने पैसे लेकर वापस आ गया था जिससे मेरी बहन की शादी हो सकती और मेरा कारोबार पाकिस्तान में ही शुरू हो सका। मैंने अपनी बहन की शादी करवा दी। अम्मी ने मेरे लिए भी लड़की ढूंढ ली। मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैंने हामी भर ली। यूँ आसिया मेरी बीवी बनकर मेरे घर में आ चुकी थी। मगर जब शादी के 2 साल बाद भी आसिया को औलाद न हुई तो अम्मी ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया था। मैं अम्मी को रोकता तो वो मुझसे झगड़ने लगती थी। फिर एक ऐसा दिन भी आया जब मुझे पता चला कि मेरी वालदा को कैंसर है। ये कैंसर बहुत खौफनाक बन चुका था। हड्डियों का कैंसर पूरे वजूद में सरायत कर चुका था। वो सारी रात दर्द से तड़पती रहती थी। मुझसे कहती, अहमद मेरे लिए कुछ करो, कुछ नहीं कर सकते तो जहर का टीका ही लगा दो। मैं डॉक्टर्स के पास लेकर जाता तो वो जवाब दे देते, कहते मरीज़ा की उम्र पूरी हो चुकी है। एक शक तो अम्मी ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो कहने लगी, अल्लाह का वास्ता है अहमद मेरे लिए कुछ करो। मैंने सोच लिया था कि अम्मी के इलाज के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊँगा। इसीलिए मैंने कराची के सबसे बड़े डॉक्टर से मशवरा किया। उसने मुझे एक ऑपरेशन का बताया था। कहने लगा, वो ऑपरेशन बहुत महंगा है, तुम्हारी वालदा के बचने का कोई चांस भी नहीं है, इसीलिए तुम ये ऑपरेशन मत करवाओ। मुझे वो वक्त याद आया जब मेरी वालदा मेरी ज़रा सी तकलीफ पर घबरा जाया करती थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। मैंने अपना सब कुछ बेचकर पैसे लाकर डॉक्टर को दे दिए थे। उस ऑपरेशन के बाद अम्मी सिर्फ 1 हफ्ता ही जिंदा रही थी। अम्मी भी ना बची और मेरे पास कोई जमा पूंजी भी ना बची। अब मैं काम की तलाश में मारा फिरने लगा। यहाँ तक के हालात मुझे बशीर साहब के घर ले आए थे, जहाँ मैं पहले माली बना और फिर ड्राइवर। आज जब मैं चारपाई के पीछे छुपा हुआ था तो मेरी नज़र मेरी मुर्दा बहन पर पड़ गई थी। मेरी बीवी भी डरकर उछल पड़ी थी, क्योंकि मैंने अपनी फौजशुदा बहन की तस्वीर आसिया को दिखाई थी। मेरी बहन मुझे देखकर खौफजदा हो चुकी थी। मैं बोला, बाजी ये सब क्या है? मेरी बहन रोने लगी थी। बोली, अहमद मैं जिंदा हूँ। दरअसल मुझे हमारे पड़ोसी जीशान से मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे घर से भगाना चाहता था, इसीलिए मैंने मौत का ढोंग रचाया और कब्र में उतर गई। मैं नहीं चाहती थी कि घर से भागकर अपने मरहूम बाप को रुस्वा करूँ। जीशान के साथ मेरा सारा मामला तय था। वो मुझे कब्र से निकाल कर ले गया था। हम 2 साल साथ रहे, मगर फिर वो मुझे छोड़कर फरार हो गया। मैं सड़कों पर मारी फिरती रही थी। फिर मुझे बशीर साहब अपने साथ घर ले आए। उन्होंने मेरे साथ निकाह कर लिया, मुझे इज्जत दी, मान दिया। बशीर साहब की वालदा हिकमत जानती थी। बशीर साहब को वो हिकमत विरसे में मिली थी। वो औरतों के पोशीदा अमराज का इलाज जानते थे, लेकिन वो मर्द होने की वजह से इलाज नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपना सारा इल्म मुझे दे दिया। मैं अब घर घर जाकर औरतों का इलाज किया करती हूँ। मैंने अपना नाम बदलकर नजमा रख लिया था और सख्त पर्दा करने लगी थी, ताकि कोई मुझे देखकर पहचान न ले। अहमद, जब तुम हमारे घर काम के लिए आए तो मैं तुम्हें पहचान गई थी, इसीलिए काम पर रख लिया था। मैंने तुम्हें अपनी आवाज़ भी इसीलिए नहीं सुनाई कि कहीं तुम मुझे पहचान न जाओ। मुझे इल्म हो गया था कि तुम्हारे हालात ख़राब हैं, इसीलिए तुम्हारी माली इमदाद भी करती रहती थी। बशीर साहब को भी इल्म था कि तुम मेरे भाई हो, इसीलिए वो तुम पर एतबार करते थे और मुझे कभी गाड़ी तक छोड़ने ना आए थे। बल्कि वो तो अब हर वक्त लाइब्रेरी में बैठे अपनी किताबों का मुताला करते रहते हैं, जहाँ किसी मुलाजिम को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए जब कभी तुम बशीर साहब को बुलवाने का कहते तो मैं खुद जाकर उन्हें बुला कर लाती थी। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर हैरान था। वो बोली, भाई मैंने तुम सबका दिल दुखाया ना, उसकी मुझे ये सज़ा मिली कि खुद तो दुनिया जहाँ की औरतों का इलाज करती हूँ, मगर खुद औलाद से महरूम। मुझे अम्मी के पास ले चलो। मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। मैंने उन्हें बताया कि अम्मी का तो इंतकाल हो गया है। मेरी बहन फूट कर रोने लगी थी। मेरा दिल मोम हो गया था। मैं उसे अपनी दूसरी बहन के घर ले गया। हम तीनों बहन भाई एक दूसरे से मिलने लगे। अल्लाह ने मुझे औलाद की भी खुशखबरी दे दी है। रिस्क के दर भी मुझ पर वाह हो गए। अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।